नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस अभिकेंद्रीय त्वरण का जो नाम है, इस वर्ड का मतलब समझते हैं, ये होता क्या है, इसको हम परिभाषित करेंगे। फिर इसका एक फॉर्मूला, आसान सा जो फॉर्मूला है उसका तरीका आपको बताएंगे, किस तरीके से इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। फिर हम अभिकेंद्रीय बल की भी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं इसका जो अंग्रेजी में वर्ड है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये जो सेंट्रीपिटल है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इस जिसका अर्थ देखिए दोस्तों, केंद्र की ओर होता है। जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है सेंट्रीपिटल का है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर इसका मतलब होता है। देखिए दोस्तों, केंद्र की ओर और यह है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण। और ये दोस्तों अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वो वृत्ताकार गति में ही लगता है। तो जब कोई पिंड, कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर इसको परिभाषित कर रहा हूं कि वृत्ताकार गति में किसी कण या पिंड पर, किसी कण या पिंड पर परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला, परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। नाम से भी स्पष्ट है, वृत्ताकार पथ में जो कण गति करता है उसके केंद्र की ओर लगने वाला जो त्वरण होता है वो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, वो दिशा है, वो परिधि से केंद्र की ओर, कण परिधि पर गति करेगा और वृत्त के वो या वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो कण है उसकी जो डायरेक्शन है, वो उसकी जो स्थिति है वृत्ताकार पथ पर, जब वो गति करता है तो उसकी स्थिति लगातार बदलती रहती है। लगातार यदि स्थिति बदलती रहती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार बदलती रहेगी। तो अभिकेंद्रीय त्वरण है, जिसको हम AC से लिखते हैं, ये जो C है वो सेंट्रीपिटल की वजह से आया है। तो AC की जो डायरेक्शन है, AC की जो दिशा है वो लगातार बदलती है। AC की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहेगी, लगातार बदलती है, परिवर्तित होती है, लगातार इसमें बदलाव आता है। तो ये भी एक बात स्पष्ट आप कर लेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है और इस सदिश की डायरेक्शन में लगातार हर क्षण पर बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। हम एक समान त्वरित गति की बात करेंगे। इसका मतलब है कि कण की जो चाल है वो नहीं बदलती है, कण का वेग का परिमाण नहीं बदलता है, वेग की सिर्फ दिशा बदलती है। तो यहां पर मैं वृत्ताकार पथ का निर्माण कर रहा हूं। ये जैसे हमारे पास में कोई कण है जो कि प्रारंभ में उसकी स्थिति बिंदु A पर है और थोड़ी देर पश्चात वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। बिंदु A पर जो वेग है वो मैं इधर लिख देता हूं V, और बिंदु B पर जो वेग है वो मैं लिख देता हूं V'। आप चाहे इसको V1 V2 भी ले सकते हैं। ये मैं इसका स्थिति सदिश R वेक्टर ले लूं, यहां पर जो स्थिति सदिश है वो R' वेक्टर ले लेता हूं। ये एंगल है वो मैं थीटा
कंसीडर कर लेता हूं। इसी डायग्राम को एक बार फिर से समझेंगे कि जो कण है स्मॉल m द्रव्यमान का, वो इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, इस वृत्ताकार पथ के अनुदिश चक्कर लगाता है। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है O से लेकर A तक, ये त्रिज्या के बराबर है और ये लगातार स्थिति सदिश के रूप में ये लगातार चेंज होता है। यहां पर स्थिति सदिश r वेक्टर है, ये r डैश वेक्टर है। हालांकि r वेक्टर और r डैश वेक्टर का परिमाण समान है, परिमाण समान है, जो कि इसकी त्रिज्या के बराबर है। यहां पर कण का वेग है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश ऊपर की ओर, फिर यहां पर ये जो कण का वेग है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर है। केवल वेग की जो दिशा है वो बदलती है, उसका भी परिमाण नहीं बदल रहा। ये एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। एक समान वृत्ताकार गति में जो कण है उसके वेग की दिशा बदलती है, वेग बदल रहा है यहां पर, तभी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। यहां पर दोस्तों जो वेग है उसकी सिर्फ दिशा बदल रही है, उसका परिमाण नहीं बदल रहा है। इस बात को भी आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए। अब इसी डायग्राम से मैं यहां पर दो ट्राइंगल का निर्माण करूंगा कि एक r डैश और इनको मिलाने वाला जो है विस्थापन सदिश, उससे एक डायग्राम का निर्माण करूंगा, एक त्रिभुज का निर्माण करूंगा, एक दूसरा वेगों से एक त्रिभुज का निर्माण करूंगा और दोनों त्रिभुजों से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारे पास में है O, ये हमारे पास में है r वेक्टर और इधर ये है हमारे पास में r डैश वेक्टर। यहां से यहां तक स्थिति में परिवर्तन आ गया है, इसको मैं डेल्टा r वेक्टर से पुट कर देता हूं। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये एंगल थीटा है दोस्तों। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास में एक ये ट्राइंगल बन गया है, त्रिभुज बन गया है, जिसमें ये OAB त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा R, इसकी ये R डैश वेक्टर। देखो R और R डैश वेक्टर दोनों का परिमाण समान है, OA और OB जो दूरियां हैं वो समान है। अब यहां से मैं V डैश इनको लेकर एक ट्राइंगल का निर्माण करूंगा। ये हमारे पास में है दोस्तों, यहां पर इधर है ये V और मैं इस V डैश का जो पूंछ है वो यहां पर पुट कर रहा हूं दोस्तों। ये हमारे पास में है इधर V डैश और इन दोनों को यदि मैं यहां से मिला दूं तो ये वेग में परिवर्तन आ जाएगा डेल्टा V। एक बार इसको समझ लेंगे कि ये इधर तो है V डैश, इधर है V और दोनों के बीच का जो एंगल है वो दोस्तों थीटा ही रहेगा। एक बार इसको फिर से समझेंगे, ये वाला और इस वाले डायग्राम, ये वाला डायग्राम तो आसानी से आ जाएगा समझ में, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट इसको समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, मैं इस डायग्राम को समझने के लिए एक फिर से वृत्ताकार पथ का निर्माण कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास में r वेक्टर है और यहां पर ये है r डैश वेक्टर, ये इधर है V और इसकी स्पर्श रेखा पर यदि खींचेंगे तो ये आ जाएगा V डैश। अब देखो यहां से इसकी स्पर्श रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण। मैं यदि इसकी स्पर्श रेखा को पीछे बढ़ाऊं तो यहां पर देखेंगे ये एंगल थीटा, देखो दोस्तों गौर करेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, ये 90 90, ये तो हो गया 180 और किसी ये चतुर्भुज बन गया है। यहां से इसको इस तरीके से देखेंगे कि इस चतुर्भुज के अंदर ये 90 90 180 हो गए, ये थीटा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का योग भी 180 होना है, तो इसका मान हो गया 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा तभी होगा जब ये वाला एंगल थीटा हो। इसका मतलब ये जो V है और ये जो V डैश है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। तो V और V डैश के बीच का एंगल थीटा, हालांकि इस V इसका परिमाण और इसका परिमाण है वो दोनों का परिमाण समान है। ये हमने इसमें वेग में परिवर्तन ले लिया डेल्टा V। इसको आप V वेक्टर कह दीजिए, V डैश वेक्टर कह दीजिए और ये हमारे पास में है वेग में परिवर्तन। तो इससे ये वाला डायग्राम, फिर इससे ये डायग्राम और ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक यदि आपको समझ में आ जाता है तो फिर आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहां से
उपरोक्त दोनों त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। कैसे? ये एंगल समान है, ये दोनों भुजाएं समान है, यहां पर ये एंगल समान है, ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उपरोक्त दोनों त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उपरोक्त दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, उपरोक्त दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, अतः इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा हम बराबर लेकर चलेंगे। दोस्तों देखिए यहां पर भुजाओं का जो अनुपात है वो परिमाण के रूप में हम लेकर चलेंगे। तो इसकी ये वाली भुजा का परिमाण डेल्टा वी वेक्टर अपॉन इसकी ये वाली भुजा तो वी वेक्टर का परिमाण बराबर होगा इसकी ये वाली भुजा का परिमाण तो डेल्टा आर वेक्टर का परिमाण अपॉन ये आर वेक्टर का परिमाण। ये हमारे पास में आ चुका है। दोस्तों यहां से हम देखेंगे कि डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण, डेल्टा वी वेक्टर का परिमाण है वो हमारे पास में निकल कर आ रहा है वी बट्टे में आर इंटू डेल्टा आर वेक्टर का परिमाण। मैंने v का जो परिमाण है वो v लिख दिया, r वेक्टर का जो परिमाण है वो मैंने r पुट कर दिया है। डेल्टा v वेक्टर का परिमाण बराबर आ गया इसके। अब हम अभिकेंद्रीय त्वरण को यहां पर परिभाषित करते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण का मैं यहां पर परिमाण लिख रहा हूं। दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण किसके तुल्य होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण को AC से पुट कर रहे हैं जो कि किसके बराबर होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी है वो 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यहां पर इस AC की जो डायरेक्शन है, AC की जो दिशा है वो केंद्र की ओर होती है, इसलिए मैंने यहां पर वेग का परिमाण लिख दिया है। देखो ये है वेग बटा समय, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो इसको dv/dt लिख देते हैं, वही त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण को मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर का मोड अपॉन डेल्टा टी से पुट किया है। अब यहां पर डेल्टा वी वेक्टर का मोड ये जो है इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 के अंदर यदि इसकी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? AC बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां पर इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे क्या आ जाएगा? V बट्टे में R, ये डेल्टा R इसका मोड अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए V बट्टे में R, इसमें तो डेल्टा टी की टर्म ही नहीं है, मैं इस डेल्टा टी को इसके साथ में अप्लाई कर दूं तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये है स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर, और ये जब बहुत छोटी होती है तो इसको हम दोस्तों v से पुट कर सकते हैं, वेग से लिख सकते हैं। तो इसको हम वेग से जब पुट कर देंगे तो यहां पर v बटा r पड़ा ही है, यहां पर v और आ जाएगा, तो AC बराबर हमारे पास में आ गया v बट्टे में r इंटू v, तो v स्क्वायर बट्टे में r हमारे पास में आ गया है। और यही अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला है, यही दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय एक्सेलरेशन है, उसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो अभिकेंद्रीय त्वरण है, एक्सेलरेशन है, उसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब इस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, साथ में हम अभिकेंद्रीय बल के बारे में भी बात करते हैं।
अभिकेंद्रीय त्वरण का अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ में अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला भी यहां पर हम पुट करने वाले हैं। देखिए हम जानते हैं हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था अभिकेंद्रीय त्वरण का, वो क्या आया था, AC इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर आ गया था दोस्तों। ये वाला फॉर्मूला तो अभिकेंद्रीय त्वरण का पॉपुलर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं और क्या क्या जानते हैं आप, V बराबर जानते हैं आप ओमेगा इंटू आर। तो यहां से जब ओमेगा इंटू आर इसमें पुट करेंगे तो AC बराबर ओमेगा इंटू आर का स्क्वेयर बट्टे में आर, तो ये आ गया हमारे पास में ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर आ जाएगा। हम एक और चीज जानते हैं, ओमेगा बराबर जानते हैं 2 पाई एन। 2 पाई एन जानते हैं, एन यहां पर आवर्ती है, तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, देखिए AC इक्वल टू हमारे पास में निकल कर आ गया है 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू आर। तो AC बराबर हमारे पास में आ गया 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर। ये भी हमारे पास में अभिकेंद्रीय एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है, ये वाला भी इसका फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, जब जो पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, एक समान त्वरित गति करता है, तो केंद्र की ओर एक बल काम करता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो जो अभिकेंद्रीय बल है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, अभिकेंद्रीय बल, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, FC से इसको लिखा जाता है दोस्तों। यहां पर देखिए वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे कण या पिंड पर परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल, परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इसको हम FC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए FC की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास में, FC बराबर आएगा पिंड का द्रव्यमान इंटू AC। AC यहां पर अभिकेंद्रीय त्वरण है, यह है पिंड या कण का द्रव्यमान, पिंड या कण का द्रव्यमान है दोस्तों। और यहां से हमारे पास में जो AC है वो है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण है ये दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे V स्क्वायर बाई आर, तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। और जब हम इसकी दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मूला चेंज होता चला जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर m इंटू आर भी इसका फॉर्मूला होता है। बट सबसे जो पॉपुलर फॉर्मूला है अभिकेंद्रीय बल का वो ये वाला है दोस्तों, और आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।